दिल्ली की एक अदालत में 16 दिसंबर को कुछ ऐसा हुआ जो महीनों से गांधी परिवार की नींद में दखल दे रहा था। 8 महीने पहले सत्ता पक्ष ने जिस केस को ढोल मजीरों के साथ पेश किया था, वही केस अब सवालों के घेरे में था। Moving on, big relief for Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and other accused in the National Herald. मामला था नेशनल हेराल्ड अखबार के पब्लिशर AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का, और आरोप थे कांग्रेस के बड़े बड़े नामों पर। नाम ऐसे जिन पर इल्जाम लगते ही देश की सियासत में भूचाल आ जाए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। पहले सुब्रमण्यम स्वामी, फिर ईडी ये दावा करते हैं कि सोनिया और राहुल गांधी ने धोखाधड़ी के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर कब्जा कर लिया और नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर भी कब्जा जमा लिया था। तकरीबन 750 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा खेल खेला जा रहा था। कई सवाल उठे। मीडिया चारों तरफ से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घेरना शुरू कर चुकी थी। नेशनल हेराल्ड कोई आम प्रॉपर्टी नहीं थी, नहीं AJL कोई रातों रात खड़ी हुई कंपनी। दशकों का इतिहास है जो इस अखबार की दास्तान बयान कर रहा है। ये एक नाम है जिसके तार आज़ादी के आंदोलन से जुड़ रहे हैं। फिर अचानक इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कैसे बना दिया गया? सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कैसे जेल में डालने की कोशिश रची गई? क्या हुआ नेशनल हेराल्ड की करोड़ों की संपत्ति का? कौन था इसके पीछे का असली मास्टरमाइंड? और कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को अपने फैसले में क्या क्या लिखा है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं मीडिया ऑफ पॉलिटिक्स यानी मॉलिटिक्स। ये उस दौर की बात है जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की स्थापना की। मकसद था जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को ऐसा मंच देना जहां वो अपनी बात सीधे जनता तक पहुंचा सकें। यही वजह थी कि AJL ने सबसे पहले अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड को छापना शुरू किया था। समय के साथ साथ इस आवाज़ को और फैलाया जाने लगा। 2 अखबार छापना शुरू हुए, उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन। ये सिर्फ अखबार नहीं थे, उस दौर की सियासी चेतना का जरिया भी थे। आज़ादी के बाद कंपनी पर अखबार बंद करने का खतरा मंडराने लगा था। नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को अलग अलग स्टेट्स की सरकारों से ज़मीन लेकर लीज पर दे दी गई थी। वो इसलिए दी गई ताकि अखबार छपता रहे और ऑफिसेज का काम बिना रुकावट के चलता रहे, क्योंकि अखबार घाटे में जा रहा था। उस वक्त कोई ये नहीं सोचता था कि ज़मीन दी जा रही है तो घोटाला हो रहा होगा, बल्कि इसे एक एस्टेब्लिश्ड मीडिया संस्थान को सपोर्ट करने की तरह समझा गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, अखबारों की दुनिया भी बदलने लगी। साल 2000 के मोड़ तक आते आते AJL की हालत और बिगड़ने लगी। कंपनी को न सिर्फ लॉस हुआ, बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी तक देना मुश्किल हो गया था। अखबार चलाना बोझ बन चुका था। ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी आगे आई और AJL को लगभग 90 करोड़ रुपए का कर्ज दे दिया ताकि संस्था पूरी तरह से बंद न हो जाए। कांग्रेस का तर्क था कि ये मदद एक डूबती हुई संस्था को जिंदा रखने के लिए थी, न कि किसी निजी फायदे के लिए। लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी किसी मीडिया संस्थान को पैसे दे और बदले में कुछ अपेक्षा न करे, ये मान लेना जनता के लिए मुश्किल था। हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि कर्ज देने के बावजूद 2008 में नेशनल हेराल्ड की छपाई रोकनी पड़ जाती है। उस समय कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे मोतीलाल वोरा, जो कांग्रेस पार्टी के फॉर्मर ट्रेजरर भी रह चुके थे। वो अखबार को फिर से खड़ा करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग की जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। अब सवाल ये था कि एक ऐतिहासिक संस्थान को दोबारा कैसे जिंदा किया जाए। इसी कोशिश के तहत 2010 में एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया यंग इंडियन। इस कंपनी का दावा था कि इसका मकसद मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि AJL को दोबारा पटरी पर लाना है। इसी यंग इंडियन के डायरेक्टर्स बने सोनिया गांधी और राहुल गांधी। यहीं से इस पूरी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया, वही मोड़ जिसे बाद में अदालतों, जांच एजेंसियों और राजनीति के मैदान में बार बार उछाला गया। अब कहानी एक ऐसा मोड़ ले रही थी जिस पर आज तक सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं। यंग इंडियन नाम की इसी कंपनी ने 90 करोड़ रुपए का कर्ज जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था AJL को, उसको सिर्फ 50 लाख रुपए में खरीद लिया था। नहीं समझे? यानी जो पैसा कांग्रेस को AJL से वसूलना था, 90 करोड़, वही अधिकार यंग इंडियन को मिल गया था कि अब आप वसूल लीजिए 50 लाख रुपए में सिर्फ। 2011 आते आते AJL की मंजूरी से इस कर्ज को शेयर में बदल दिया गया। कानूनी दस्तावेजों में सब कुछ एक डिसाइडेड प्रोसेस के तहत हो रहा था।
लेकिन इसी प्रोसेस के द्वारा यंग इंडियन के पास नेशनल हेराल्ड और उसके कंपेनियन पब्लिकेशंस की संपत्तियों का भी इफेक्टिव कंट्रोल आ चुका था। अब कहानी में एंट्री हो रही थी एक बेबाक और निडर व्यक्ति की, सुब्रमण्यम स्वामी। स्वामी ने तर्कश से आरोपों के तीर निकालना शुरू किए। आरोप थे यंग इंडियन ने न सिर्फ एजेएल के साथ धोखा किया है बल्कि कांग्रेस पार्टी को भी नुकसान पहुंचाया है। स्वामी ने दावा ठोका कि 90 करोड़ रुपए के कर्ज को बस 50 लाख में खरीदना और फिर उसे आपस में शेयर्स में बदल लेना एक बहुत बड़ा छलावा है, धोखा है। स्वामी कहना क्या चाहते थे? वो कह रहे थे जब 90 करोड़ की मदद कांग्रेस ने की थी वो कोई मदद नहीं थी, एक प्लानिंग थी। पहले कर्ज देंगे, फिर कंपनी यंग इंडियन खोलेंगे और 50 लाख जैसी छोटी रकम देकर अखबार की कीमती संपत्तियों पर कब्जा कर लेंगे। मीडिया में इन आरोपों की खूब चर्चाएं हुई, टीवी डिबेट्स हुई, सुर्खियां बनी, बयान दर बयान चलते रहे। लेकिन हकीकत यह है कि इन आरोपों के बावजूद 2021 तक गांधी परिवार के खिलाफ कोई गंभीर जांच शुरू नहीं हुई थी। मामला अदालतों में पड़ा रहा, सियासी बयानबाजी चलती रही, लेकिन जांच एजेंसियां इस केस से दूर ही रहीं। 2021 आते आते तस्वीर बदलना शुरू हुई और ईडी के दफ्तर में धूल फांक रही फाइल्स को खंगालना शुरू कर दिया गया। ईडी के आते ही नेशनल हेराल्ड की ये पुरानी कहानी राजनीतिक आरोप से मनी लॉन्ड्रिंग के शिकंजे में कस दी गई। 2022 आते आते इस कहानी ने और ज्यादा सख्त शक्ल ले ली। ये वो दौर चल रहा था जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी सरकारी संस्थाओं को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। विपक्ष को खत्म करने की, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिशें चल रही थीं। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करते ही ईडी ने सीधे गांधी परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि लगातार कई दिनों तक पूछताछ के लिए बुलाया जाता रहा। दिल्ली में ईडी दफ्तर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहता था, बैरिकेडिंग रहती थी और हर पेशी को इस तरह दिखाया जाता था जैसे कोई बड़ा अपराधी कटघरे में खड़ा हो। 1 साल बाद 2023 में ईडी ने अगला बड़ा कदम उठाया। एजेंसी ने नेशनल हेराल्ड की करीब 751 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच कर दिया। ये वही दफ्तर, वही ज़मीनें थीं जो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों में फैली हुई थीं। कार्रवाई का पैमाना इतना बड़ा था कि मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहा बल्कि पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका था और अप्रैल में आखिरी चाल चल दी गई। ईडी ने पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। यही वो चार्जशीट थी जिस पर बड़े बड़े दावे किए गए, प्रेस ब्रीफिंग्स हुई और बताया गया कि अब कानून अपना काम करेगा। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब यही चार्जशीट अदालत के सामने पहुंची तो तस्वीर वैसी नहीं निकली जैसी दिखाई जा रही थी। अदालत ने न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि पूरी जांच की बुनियाद पर ही उंगली रख दी। 16 दिसंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज ने ईडी की एक शिकायत को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिस तरह से नेशनल हेराल्ड केस को आगे बढ़ाया गया उसमें दम ही नहीं है। ये फैसला सिर्फ गांधी परिवार के लिए राहत नहीं था बल्कि ईडी जैसी देश की एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की कार्यशैली पर भी सीधा सवाल था। एक बार फिर ये बात सामने आई कि पीएमएलए जैसे कड़े कानून का इस्तेमाल क्या सच में अपराध रोकने के लिए हो रहा है या फिर उसका इस्तेमाल विपक्ष मुक्त भारत बनाने के लिए किया जा रहा है। अदालत का ये आदेश उस पैटर्न की याद दिलाता है जहां पहले आरोप लगते हैं, फिर हेडलाइंस बनती हैं, विपक्ष को बदनाम किया जाता है, चुनाव जीते जाते हैं और बाद में अदालतें उन आरोपों को कागजी साबित कर देती हैं। लेकिन तब तक राजनीति अपना काम कर चुकी होती है। कांग्रेस की तरफ से शुरू से ही यही कहा जाता रहा है कि यंग इंडियन के जरिए एजेएल पर कंट्रोल लेने में कुछ भी असामान्य नहीं था। एजेएल अपना कर्ज चुका नहीं पाने की हालत में था और कांग्रेस एक अहम बात ये भी कहती है, इस केस में कहीं भी ये साबित नहीं होता कि कोई पैसा या प्रॉपर्टी कहीं चली गई हो। एजेएल आज भी अपनी संपत्तियों से जो आमदनी होती है उसी से अखबार निकाल रही है और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दे रही है। ये संपत्तियां एजेएल की ही हैं, न तो उन्हें यंग इंडियन को ट्रांसफ़र किया गया है और न ही सीधे या परोक्ष रूप से गांधी परिवार के नाम किया गया है। लेकिन इस कहानी पर अभी आखिरी मोहर नहीं लगी है। अदालत ने भले ही ईडी की चार्जशीट को इस वक्त स्वीकार न किया हो लेकिन दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। जज ने ईडी को अगली सुनवाई में अपने तर्क रखने की इजाज़त दी है, यानी मामला यहीं ख़त्म नहीं होता बल्कि एक और मोड़ की तरफ बढ़ रहा होता है। अक्टूबर 2025 में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एक नई एफआईआर दर्ज की है। इसी एफआईआर को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी इसे सहारे की तरह इस्तेमाल कर सकती है ताकि नेशनल हेराल्ड केस को जिंदा रखा जा सके।
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी के कुछ अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, अगर ऐसा हुआ तो एजेंसी को पूरी जांच फिर से शुरू करनी पड़ेगी। इस बार आधार होगा नई एफआईआर, न कि पुरानी शिकायतें। यानी एक तरफ अदालत में अगली सुनवाई, दूसरी तरफ नई एफआईआर और तीसरी तरफ अपील की योजना। ईडी का ये मनी लॉन्ड्रिंग केस अभी तक किसी एफआईआर पर आधारित नहीं था, कोई एफआईआर हुई ही नहीं थी। ईडी ने सीधे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी थी और सिर्फ जांच ही नहीं, एजेंसी ने बेहद बड़े और सख्त कदम उठा लिए थे। अप्रैल महीने में ईडी ने अखबार की उन संपत्तियों पर कब्जा मांग लिया था जो दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में मौजूद थीं। इन संपत्तियों की कीमत 600 करोड़ से 750 करोड़ तक की बताई गई। फरवरी का महीना था जब बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी दिल्ली की एक अदालत पहुंचे थे। उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई जिसने आगे चलकर नेशनल हेराल्ड को देश की सबसे ज्यादा बहस में रहने वाली कहानियों में लाकर खड़ा कर दिया था। हालांकि स्वामी ने यह भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी के साथ भी धोखा हुआ है, क्योंकि पार्टी के संसाधनों और प्रभाव का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया गया है। यहीं से ये मामला सिर्फ एक अखबार का नहीं रहा, बल्कि सियासत, विरासत और सत्ता के टकराव की कहानी बन गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट ये भी कहती है कि ईडी अदालत के इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है, तो साफ है कि नेशनल हेराल्ड की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। फाइल अभी खुली है और हर नया कदम इस सवाल को और गहरा करता जा रहा है, क्या ये मामला सच में कानून की तलाश है या फिर एक ऐसी लड़ाई जिसे किसी भी कीमत पर जिंदा रखना ज़रूरी समझा जा रहा है। कमेंट करके बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।